हेडिंग बनाएंगे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग कौन से स्टैंडर्ड ने बताई है हमें? एसए नंबर 200। यहाँ पे एसए नंबर 200 का नाम है, जहाँ पे एसए नंबर 200 का नाम है डैश ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट। सारे स्टूडेंट स्क्रीन पे देखना, एसए नंबर 200 का नाम आ रहा है। एसए नंबर 200 है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए। पूरा नाम है एसए नंबर 200 का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। इनहेरेंट वर्ड का क्या मतलब होता है? मतलब कि मैम छुपा हुआ नहीं इनहेरेंट का मतलब इनहेरेंट वर्ड का मतलब क्या है? पहले से आ रहा है, मतलब पीछे से आ रहा है, ये है अटैच्ड। इसको हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इनहेरेंट वर्ड का मतलब है अटैच्ड रिस्क, जो कि कैसे आ रहा है? पीछे से चलता हुआ आ रहा है। तो टॉपिक का नाम क्या है? ऑडिटिंग के साथ कौन कौन सी इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं जो उसके साथ क्या रह रही हैं? अटैच्ड रह रही हैं। ठीक है, ऑडिटिंग के पहले हमने क्या पढ़े? फायदे। अब हम क्या पढ़ेंगे? उसकी इनहेरेंट लिमिटेशंस, जिसको हम ऑडिट से अलग नहीं कर सकते। डन। इनहेरेंट लिमिटेशंस कौन से स्टैंडर्ड्स ने बताई है हमें? कौन से स्टैंडर्ड ने बताई है? एसए नंबर 200। स्टार्ट करते हैं। एसए नंबर 200 ने इनहेरेंट लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने से पहले हमें एक सेंटेंस बता दिया। सारे स्टूडेंट्स पेन्स डाउन करना, ध्यान देना सामने। एसए नंबर 200 ने इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग में एक वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस को हमारे सामने रखा, जो कि है ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो लेवल। ऑडिटर से हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं और वो कभी भी ऑडिट रिस्क को जीरो लेवल पे नहीं ला सकता। एसए नंबर 200 ने क्या बोला? ऑडिटर इज डैश not expected to and cannot reduce audit risk to zero। इसके बेसिस पे मेरे को बताओ, क्या ऑडिटर कभी एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे पाएगा? क्या ऑडिटर कभी एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे पाएगा? आंसर इज नो। कि ऑडिटर ऑडिट कौन से बेसिस पे करता है? टेस्ट बेसिस पे करता है। तो सारे स्टूडेंट स्क्रीन पे देखिए, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू। ऐसे नंबर 200 ने क्या बोला? ऑडिटर हम आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं एंड यू कैन नॉट रिड्यूस कौन सा रिस्क टू जीरो लेवल? एंड यू कैन नॉट ऑडिट रिस्क टू जीरो लेवल। क्यों? क्योंकि राइट साइड पे देखना, हम ऑडिट कैसे बेसिस पे कर रहे हैं? टेस्ट बेसिस पे कर रहे हैं। इतना पार्ट समझ में आया? अब सेंटेंस को कंप्लीट कर रही हूँ। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो लेवल एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन डैश एश्योरेंस एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ऑडिटर क्योंकि टेस्ट चेकिंग के बेसिस पे ऑडिट कर रहा है, इसलिए वो कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ला पा रहा। और एब्सोल्यूट एश्योरेंस किसके रिस्पेक्ट में नहीं ला पा रहा? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स दो रीजंस की वजह से हो सकती है, वेदर यू ठीक है। ऐसे नंबर 200 ने वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बताई है हमें। अब पूरी लाइन को सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ऐसे नंबर 200 ने बोला, ऑडिटर सर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड यू कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो लेवल एंड देयरफॉर आप कौन सी अश्योरेंस नहीं दे सकते हो? एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। इसका रीजन क्या है? हम टेस्ट बेसिस पे चेकिंग कर रहे हैं। बेटर एग्जामिनेशन में आप सेंटेंस लिखोगे, ये स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है क्योंकि देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, एग्जाम में लिखना। आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में पूछता है। यही सेम स्टेटमेंट आपको दे देगा, आपको लिखना होगा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। आप लिखोगे स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन से ऐसे नंबर ने बताई हमें ये स्टेटमेंट? ऐसे नंबर 200 ने। स्टेटमेंट करेक्ट है और उसका रीजन क्या लिखेंगे? ऐसे नंबर 200 ने बोला बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। हम ऑडिट कौन से बेसिस पे कर रहे हैं? टेस्ट बेसिस पे कर रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट क्या है? ये 100% करेक्ट। रीजन समझ में आ गया? करेक्ट इनकरेक्ट में क्या लिखना है हमें? कौन सा पॉइंट लिखना है? बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। हम ऑडिट कौन से बेसिस पे कर रहे हैं? टेस्ट बेसिस पे कर रहे हैं। सेंटेंस क्लियर हो गया? Auditor is not expected to and he cannot reduce audit risk to zero level. Therefore, he cannot obtain dash assurance, absolute assurance. Absolute assurance, that is, financial statements are free from material misstatements. Financial statements are free from material misstatements, whether due to dash or dash, whether due to fraud or error. ठीक है? मैं कह रहा हूँ लास्ट में इसका मतलब ये हो ना कि फ्री नहीं हो सकती हम ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आप एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे पा रहे। अच्छा, सेंटेंस को दोबारा से रीड करो।
Auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero and cannot therefore obtain dash and therefore cannot obtain absolute assurance that financial statements में कोई भी गलतियां नहीं होंगी. हम सिर्फ reasonably assure कर रहे हैं. टॉपिक स्टार्ट होता है. Inherent limitations of auditing arise from dash. स्क्रीन पे देखना एक पर्सन आ रहा है. ये पर्सन क्या है? थोड़ा सा फैट सा पर्सन है. तो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग का मेमोरी टेक्निक क्या है हमारा? FAT. कितनी इनहेरेंट लिमिटेशंस है हमारे पास? 3 इनहेरेंट लिमिटेशंस है. मेमोरी टेक्निक क्या है? FAT. इतना समझ में आ गया? इनहेरेंट लिमिटेशंस कर रहे हैं जिसका मेमोरी टेक्निक क्या है? FAT. सारे स्टूडेंट्स देखना, हेडिंग्स को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, हेडिंग्स को लर्न करना. फर्स्ट, F stands for nature of financial reporting. First, F stands for nature of financial reporting. Next, A stands for nature of audit procedures. First, F में क्या था? Nature of financial reporting. Next, A में क्या है? Nature of audit procedures. और last T stands for time and cost. तो 3 words है: nature of financial reporting, nature of audit procedures and last T stands for time and cost. या पहले इतना नोट करो, फिर इनहेरेंट लिमिटेशंस को डिटेल में समझेंगे. स्क्रीन ऊपर कर रही हूँ मैं, टॉपिक डाल देना इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग. शायद आप लोगों ने यहीं तक लिखा था सिर्फ. डाउन कर दूं? इतनी नोटिंग हो गई थी? यस मैम. स्टेटमेंट के आगे लिखना वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में आती है, वेटेज है 2 मार्क्स की, लेकिन 2 मार्क्स आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप एक छोटी सी लाइन नहीं लिखोगे. दैट इज रीजन क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट. मुस्कान, नोटिंग हो गई है? यस. अच्छा, नेक्स्ट कर दो स्लाइड. नेक्स्ट. This is because there are inherent limitations of auditing which are as follows: F, A and T. लिख लिया? पॉइंट नंबर 1 हेडिंग डाल देना. सबसे पहले इनहेरेंट लिमिटेशंस जो हम स्टडी करेंगे वो है नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फर्स्ट इनहेरेंट लिमिटेशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट, दैट इज नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फैट का F. पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ. नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग कैसे है. इस वाले पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती क्या है. जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को P+P+D करेगी, मतलब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना और डिस्क्लोज करवा देना शेयर होल्डर्स को या फिर स्टेक होल्डर्स को, इस प्रोसेस को बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसको आप लोग प्लेन लैंग्वेज में बोलते हो अकाउंट्स को बनवाना. अकाउंट्स को बनाने को बेटर वर्ड की तरीके से क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. अब समझ में आ गया? अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना और डिस्क्लोज करना इज नोन एज FR, वेयर FR रेफर्स टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. आप लोग अभी इंटर लेवल पे हो, आप लोग अकाउंट्स को या तो अकाउंट्स के सब्जेक्ट में पढ़ते हो या तो एडवांस अकाउंट्स के सब्जेक्ट में पढ़ते हो. जब आप CA फाइनल में चले जाओगे तभी अकाउंट्स के नाम से नहीं आता है. ये अकाउंट्स का सब्जेक्ट कौन से नेम से आता है? FR के नेम से आता है. वेयर FR रेफर्स टू किसी भी प्रोसेस को जहाँ पे आप क्या प्रिपेयर करवा रहे हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर भी करवा रहे हो, प्रेजेंट भी करवा रहे हो और डिस्क्लोज भी करवा रहे हो. टॉपिक समझ में आ गया? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंट्स को बनवाना और प्रेजेंट करना. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं. अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग. सारे स्टूडेंट्स ध्यान देना और मेरे को आंसर देना. जब भी आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो, जब भी आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो मतलब आप अपने अकाउंट्स को बनवा रहे हो, तो क्या अकाउंट्स बनाने के टाइम पे आपको बहुत सारे J और E को यूज करना है या फिर नहीं करना है? वेयर J और E रेफर्स टू जजमेंट या फिर एस्टिमेट्स. जब कंपनी की मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का P+P+D करेगी तो वो जजमेंट एस्टिमेट्स को यूज करेगी या फिर नहीं करेगी?
बहुत सारे जजमेंट्स और एस्टिमेट्स को यूज करना है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि हम एसएलएम यूज करें या फिर डब्ल्यूडीवी यूज करें, डेप्रिसिएशन का मेथड। मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि हम लोग वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को कैसे करें, मतलब लीफो को यूज करें, फीफो को यूज करें या फिर वेटेड एवरेज को यूज करें। मतलब क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन को एफआर के प्रोसेस के ड्यूरिंग बहुत सारे जजमेंट और एस्टिमेट्स को क्या करना है, यूज करना है। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, बहुत सारे जजमेंट्स लगाए और क्या प्रिपेयर करवा लिया, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करवा लिए। अब देखना ईयर एंड में एक पर्सन आएगा, इस पर्सन का नाम होगा ऑडिटर। ये ऑडिटर उन्हीं सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। क्या ये ऑडिटर मैनेजमेंट को बोल सकता है कि आपने एसएलएम क्यों लगवाया, वाइडली एक्सेप्टेड मेथड तो डब्ल्यूडीवी है, आपने लीफो पे क्यों हमने स्टॉक की वैल्यूएशन करी, आपको तो फीफो मेथड यूज करना चाहिए था। मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों पर्संस के बीच में क्या कभी वेरिएशन आ सकती है या फिर नहीं आ सकती, क्या इनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। क्या मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में थिंकिंग के प्रोसेस में डिफरेंशिएशन, वेरिएशन आ सकती है या फिर नहीं आ सकती? आ सकती है। क्या बन जाएगी मेरी इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। ध्यान देना, गलत कोई भी नहीं है, गलत कोई भी नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन थी कि आप कौन सा मेथड सिलेक्ट करो। लेकिन यहाँ पे ऑडिटर आपके क्या बोल सकता है कि आपने एसएलएम क्यों लगाया, आपको क्या लगाना चाहिए था, डब्ल्यूडीवी लगाना चाहिए था। गलती किसी की नहीं है। हमारी कौन सी लिमिटेशन आ रही है, इनहेरेंट लिमिटेशन आ रही है। दैट इज दो पर्सन एक टाइम पे जरूरी नहीं है एक ही कंक्लूजन पे रीच करे। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में टॉपिक क्या बोलता है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रोसेस डैश और डैश बेस्ड होता है, जजमेंट और एस्टिमेट बेस्ड होता है। और दोनों पर्सन दैट इज ऑडिटर और मैनेजमेंट के जजमेंट और एस्टिमेट क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। क्या बन जाएगी हमारी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना नोट करो अपनी लैंग्वेज में। एक तरफ ऑडिटर बनाओ, एक तरफ मैनेजमेंट बनाओ, एक तरफ ऑडिटर एक तरफ मैनेजमेंट। मैं हिंट दूंगी कैसे बनाना, एक तरफ ऑडिटर बनाना, एक तरफ मैनेजमेंट बनाना। जहां पे एफआर के प्रोसेस को क्या बोलते हैं इसको एक्सप्लेन करना, जहां पे एफआर के प्रोसेस को क्या बोलते हैं इसे एक्सप्लेन करना। वेयर एफआर रेफर्स टू डैश प्लस डैश प्लस डैश ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेयर एफआर रेफर्स टू डैश प्लस डैश डैश ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पी प्लस डी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हिच इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डैश, व्हिच इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, अकाउंटेंट। जब ये P प्लस D कर रहे हैं, दैट इज FR कर रहे हैं, तो दो कीवर्ड लिखना हमें कंपलसरी है। दो कीवर्ड्स है J और E। ये FR का प्रोसेस जजमेंट और एस्टिमेट बेस्ड है, ये FR का प्रोसेस जजमेंट और एस्टिमेट बेस्ड है, जो कि दो पर्संस के वेरी कर सकते हैं, जो कि दो पर्सन के वेरी कर सकते हैं। नेम दोस पर्संस। जजमेंट और एस्टिमेट वेरी कर सकते हैं ऑडिटर और मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। ठीक है, मैनेजमेंट और ऑडिटर के वेरी कर सकते हैं। गलत कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी वेरिएशन आ सकती है। क्या बन जाएगा हमारा इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। दो पर्सन जरूरी नहीं है सेम टाइम पे सेम चीज पे कंक्लूड कर सकते। डन। नेक्स्ट हेडिंग बनाना नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। नेक्स्ट इनहेरेंट लिमिटेशन पे आते हैं नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। इसके नीचे फिर से दो एरोस बनाना, लिखना ए और बी। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स ए एंड बी। सबसे पहले पार्ट को एक्सप्लेन करूंगी, वो है पार्ट नंबर ए। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स पार्ट नंबर ए। सारे स्टूडेंट्स सिर्फ 1 मिनट के लिए माइक ओपन करो और मेरे को आंसर दो। ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करने के लिए मेरे को डैश चाहिए होगी। एज अ ऑडिटर मेरे को डैश 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 चाहिए होगी ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करने के लिए। ना वो नॉलेज एक्सपीरियंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए मेरे को ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने के लिए क्या चीज चाहिए होगी? नॉलेज एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग। हिंट नंबर 2, आप ऑडिटर हो, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो ऑडिट करने के लिए, सबसे पहले इनसे क्या डिमांड करोगे? ऑडिटर KCWD से क्या मंगवाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसके ऊपर क्या अप्लाई करता है? इसके ऊपर क्या अप्लाई करता है? ऑडिट प्रोसीजर। तो सारे स्टूडेंट लिखना, ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो स्टोरी नंबर ए और स्टोरी नंबर बी दोनों में हमें क्या चाहिए होगी? इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। ये इंफॉर्मेशन डिमांड कौन कर रहा है? ऑडिटर। और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। ठीक है, पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले लिख लेना, ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करने से पहले ऑडिटर को क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। किससे चाहिए? कंपनी की मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट से। डन। अब आते हैं पार्ट नंबर ए पे। पार्ट नंबर ए पे
नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स पार्ट नंबर 1। पहली इनहेरेंट लिमिटेशंस, ध्यान देना सामने। आप ऑडिटर हो, आप क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के पास जाते हो, आप ऑडिटर हो, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के पास जाते हो, उनसे डिमांड करते हो आप हमें क्या प्रोवाइड करो, अपनी इंफॉर्मेशन। अब क्लाइंट मैनेजमेंट बोलती है आप चले जाओ, आज चले जाओ, हम आपको कल दे देंगे, आज हम बहुत ज्यादा बिजी हैं। आप बोलते हैं मेरे पास 15-20 दिन है, आज मान जाता हूँ मैं, कल ले लूंगा। आप कल फिर से जाते हो, ये लोग आपको इन्फॉर्मेशन कल भी नहीं प्रोवाइड करते, परसों भी नहीं प्रोवाइड करते। क्या आप ऑडिट कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे? ऑडिट कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे? तो क्या मैं बोल सकती हूँ आप ऑडिट नहीं कर पाओगे? ऑडिट को करने के लिए आपको क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। मैनेजमेंट या तो डेलिबरेटली या तो नॉन डेलिबरेटली आपको इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगी तो आप ऑडिट नहीं कर सकते हो। तो नेक्स्ट इनहेरेंट लिमिटेशन क्या बनेगी? ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन। जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट मेरे को क्या कर दे? कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। अगर मैनेजमेंट ने ही मेरे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी तो मेरी ऑडिट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा ये हमारा इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग, क्योंकि हमारी ऑडिटिंग किस पे बेस्ड है? इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। और इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करती है? हमें मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। तो इसकी लैंग्वेज क्या आएगी? मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, या तो जानबूझ के या तो गलती से, इधर डेलिबरेटली और नॉन डेलिबरेटली। कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेगी? दैट वाज रेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू P+P+D ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पॉइंट समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 1 बोलता है ऑडिटर को ऑडिट करने के लिए क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन किसने प्रोवाइड करनी है? मैनेजमेंट ने। मैनेजमेंट कभी कभी हमें पूरी इंफॉर्मेशन, दैट इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है, जानबूझ के या फिर गलती से। और ये इंफॉर्मेशन कोई नॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये स्पेशल इंफॉर्मेशन थी, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी, जो कि किससे रेलेवेंट थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर से। अगर मैनेजमेंट मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं देगी मैं ऑडिट नहीं कर पाऊंगी। तो मेरी ऑडिटिंग की क्या आ जाएगी? इनहेरेंट लिमिटेशन। यहां तक समझ में आया? लिख लिया? कीवर्ड्स देखना, मैनेजमेंट, कीवर्ड्स देखना, सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। मैनेजमेंट may not provide complete information to the auditor, deliberately, non-deliberately. Next, which was relevant with respect to P+D of FS. ठीक है? चलो अब स्टोरी नंबर बी पे आ जाना। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी पे भी हमें क्या चाहिए होगी? इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। पार्ट नंबर ए में गलती किसकी थी? पार्ट नंबर ए में जो आपने लिखा है वहां पे गलती किसकी थी? मैनेजमेंट की या फिर ऑडिटर की? मैनेजमेंट की। पार्ट नंबर बी पे आते हैं, यहाँ पे गलती किसकी आएगी? ऑडिटर की है। ठीक है? अब पार्ट नंबर बी में ऑडिटर आ रहा है। ऑडिटर मैनेजमेंट से क्या डिमांड कर रहा है? इनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मैनेजमेंट ने कोई गलती नहीं करी, मैनेजमेंट ने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेरे को प्रोवाइड कर दी। यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या किया? मेरे को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, लेकिन मेरे को काम करना नहीं आता था। मतलब मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या थे? लेस देन रिक्वायर्ड थे। अब मैंने काम कैसे करा? शॉर्टकट में काम करा। मैंने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को कम अप्लाई किया। तो सारे स्टूडेंट्स, जहाँ पे मैं शॉर्टकट में काम कर रही हूँ, मैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कम कर रही हूँ, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग कम कर रही हूँ, तो इसके चांसेस डैश हैं कि मेरे से गलतियां हो जाएंगी। इसके चांसेस डैश हैं, चांसेस क्या है? ज्यादा है। मतलब पॉइंट क्या बोलता है? मैनेजमेंट ने मेरे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, लेकिन समटाइम्स ये भी हो सकता है कि ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर्स इनइफेक्टिव हो सकते हैं। मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, लेकिन कभी कभी ऑडिटर्स के प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं? इनइफेक्टिव हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स। क्योंकि फ्रॉड्स होती हैं केयरफुली डिजाइन स्कीम्स बाय मैनेजमेंट। क्योंकि फ्रॉड क्या होती है? केयरफुली डिजाइन स्कीम्स होती हैं बाय मैनेजमेंट। अगर आपके सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कम होंगे तो आप उन फ्रॉड को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर आप शॉर्टकट में काम करोगे, आपकी इनहेरेंट लिमिटेशन आ जाएगी, आपकी ओपिनियन गलत भी आ सकती है। इसलिए सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को हाई ही रखना। ठीक है? चाहे कंप्लायंस को स्किप कर दो, लेकिन सब्सटैंटिव को पूरे रखना। पॉइंट समझ में आ गया? नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, केस नंबर 2, स्टोरी नंबर 2। मैनेजमेंट की कोई गलती नहीं थी, मैनेजमेंट ने मेरे को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या थे? लेस देन रिक्वायर्ड थे। तो इफेक्टिव होंगे या फिर इनइफेक्टिव होंगे? इनइफेक्टिव होंगे। इस चीज की डिटेक्शन के लिए, फ्रॉड की डिटेक्शन के लिए। क्योंकि फ्रॉड क्या होती है? डैश स्कीम्स डिजाइन्ड बाय मैनेजमेंट, केयरफुली स्कीम्स डिजाइन्ड बाय मैनेजमेंट, जो पूरे चांसेस लेते हैं इसे डैश करने के, पूरे चांसेस लेते हैं इससे कंसील करने के। तो अगर मेरे प्रोसीजर्स कम
होंगे तो मैंने डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। तो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए क्या चाहिए थी? इंफॉर्मेशन चाहिए थी। पहले केस में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने प्रोवाइड नहीं करी, मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी जिसकी वजह से मैं चेकिंग नहीं कर पाई। दूसरे केस में मैनेजमेंट ने प्रोवाइड कर दी लेकिन मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या थे? इनइफेक्टिव थे। पॉइंट समझ में आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट? जल्दी जल्दी आंसर दिया करो। कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो एक्सप्लेन करना शुरू करो स्टोरी नंबर बी को, ओन लैंग्वेज। दोबारा से ऑडिटर बनाओ, दोबारा से मैनेजमेंट बनाओ। अब ऑडिटर मैनेजमेंट के पास जा रहा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, ऑडिटर अपने रूम में आ रहा है चेकिंग करने के लिए, लेकिन इसके प्रोसीजर्स क्या थे? लेस देन रिक्वायर्ड थे, दैट इज इनइफेक्टिव थे। ऑडिटर के प्रोसीजर्स लेस देन रिक्वायर्ड थे, दैट इज इनइफेक्टिव थे। इन डिटेक्शन ऑफ डैश, in detection of dash, in detection of frauds, because frauds are fraud is carefully designed by ठीक है, because frauds are carefully designed schemes by management, carefully designed schemes by management, carefully designed schemes by management, जहां पे मैनेजमेंट फुल कोशिश करती है इन्हें कंसील करने के भी, जहां पे मैनेजमेंट फुल कोशिश करती है अपने फ्रॉड्स को कंसील करने के भी। अगर आपके प्रोसीजर्स कम होंगे तो आप पता नहीं लगा पाओगे क्योंकि ये कंसील्ड हो गए। डन। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स नोटिंग हो गई। लास्ट इनहेरेंट लिमिटेशन पे आ जाना, दैट इज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। इसके आगे लिखना ऑडिटिंग हमें डैश टाइम में करनी होती है, ऑडिटिंग हमें डैश टाइम में करनी होती है, लिमिटेड टाइम में करनी होती है। ऑडिटिंग हमें लिमिटेड टाइम में करनी है, ऑडिटिंग हमें लिमिटेड टाइम में करनी है। कितने डेज का टाइम मिलता है? 15-20 डेज का टाइम मिलता है। इन 15-20 डेज में हमें कितने डेज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी है? 365। इसलिए हम ऑडिट कौन से बेस पे करेंगे? सैम्पलिंग बेस पे, सैम्पलिंग बेसिस, टेस्ट चेकिंग बेसिस। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ टाइम है, हमें ऑडिटिंग लिमिटेड टाइम फ्रेम में करनी है, लेकिन हमसे गलती ना हो जाए इसलिए हमें एप्रोप्रिएट डैश करनी पड़ेगी, इन अकॉर्डेंस विद एसए नंबर 300। लिमिटेड टाइम में करनी है, लिख लेना। ऑडिटिंग लिमिटेड टाइम फ्रेम में करनी है, टाइम कम है, हमें टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है, इसलिए हमें ऑडिट में प्रॉपर ऑडिट प्लानिंग करनी है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ टाइम को हम कैसे कवर कर सकते हैं? बाय एडिक्वेट प्लानिंग, जिसके बेसिस पे हमारी ऑडिट डैश बेसिस पे हो जाती है, ईईटी बेसिस पे हो जाती है, एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड टाइमली। लास्ट में ऑडिटिंग क्या है? कॉस्टली अफेयर है, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन इसे अफोर्ड नहीं कर पाती। लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड कॉस्ट, कम टाइम में करनी है, इसलिए ऑडिट सैम्पलिंग बेसिस पे करने हैं, इसलिए ऑडिट कौन से बेसिस पे करने हैं? सैम्पलिंग बेसिस पे करना है। एडिक्वेट प्लानिंग से हेल्प मिल जाएगी, टाइम मैनेजमेंट की। और लास्ट में ऑडिटिंग कैसा अफेयर है? कॉस्टली अफेयर। लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। फर्स्ट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सारे स्टूडेंट्स चेक करना सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे। अगर कीवर्ड्स नहीं आ रहे तो इसकी नोटिंग करो। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फर्स्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्स डैश एंड डैश बाय मैनेजमेंट, जजमेंट एंड एस्टिमेट्स बाय मैनेजमेंट इन अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंटिटीज FRS, that is while preparing financial statements, P+D of financial statements। लिख लो। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या इन्वॉल्व करती है? जजमेंट या फिर एस्टिमेट। नेक्स्ट में देखना, सब्जेक्टिविटी आ सकती है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी आ सकती है, दैट इज ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में क्या आ सकता है? वेरिएशन आ सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। यहाँ पे कितने पॉइंट्स आते हैं? 2 पॉइंट्स आते हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। पहला केस मैनेजमेंट ने, दूसरा केस ऑडिटर ने। पहला केस देखना, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है दैट मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड, या तो इंटेंशनली या तो अनइंटेंशनली,
कौन सी इंफॉर्मेशन? कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जो कि कौन सी इंफॉर्मेशन थी? रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थी विद रिस्पेक्ट टू P+D ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि किसने रिक्वेस्ट करी? ऑडिटर ने रिक्वेस्ट करी। सारे कीवर्ड्स लिखना। There may be a possibility management not provide, गलती से जानबूझ के, complete information, relevant information requested by auditor. Done? सेकंड देखना, ऑडिटर के प्रोसीजर्स क्या होंगे? इनइफेक्टिव होंगे फॉर डिटेक्टिंग एंड इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट्स। फ्रॉड इंटेंशनल होती है, नॉन इंटेंशनल होती है? फ्रॉड इंटेंशनल या फिर नॉन इंटेंशनल? वेरी गुड। तो ऑडिटर के प्रोसीजर समटाइम्स क्या हो सकते हैं? इनइफेक्टिव हो सकते हैं फॉर डिटेक्टिंग इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट्स, दैट इज फ्रॉड। ठीक है, कब इनइफेक्टिव होंगे? जब वो लेस देन रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ऑडिटर ने कैसे काम किया? शॉर्टकट के बेसिस पे काम किया। जितने कम एसपी लगाओगे उतने चांसेस हाई होंगे कि आप जानबूझ के करी हुई गलतियों को नहीं पकड़ पाओगे, दैट इज इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट्स को नहीं पकड़ पाओगे। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट देखना, यहाँ पे मेरे को बताना ए कहाँ आएगा और बी कहाँ पे आएगा। पहले में मेरी गलती थी या मैनेजमेंट की गलती थी? पहले केस में मैनेजमेंट, और सेकंड केस में हम लोग ने काम कैसे किया? बेकार तरीके से काम किया। तो फर्स्ट में मैनेजमेंट ने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी, डायग्राम नंबर 1। और सेकंड में मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, लेकिन मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या थे? लेस देन। नेक्स्ट पे आ जाना, लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड कॉस्ट, लिमिटेड टाइम फ्रेम है, इसलिए अप्रोप्रिएट प्लानिंग से काम करना कॉस्टली अफेयर है। लेकिन सेंटेंस नंबर 1 को लिख लेना वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आगे लिखना 2 मार्क्स का अलग से करेक्ट इनकरेक्ट भी आता है। लाइन नंबर 1 सेंटेंस नंबर 1 को लिख लेना वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से करेक्ट इनकरेक्ट भी आता है। और सेंटेंस को रीड करना और एनालाइज करके बताना। लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड कॉस्ट तो है, डिफिकल्टी तो है, लेकिन इसके थ्रू ऑडिटर ये नहीं बोल सकता कि मैं काम नहीं करूंगा। द मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इज नॉट अ वैलिड बेसिस फॉर एन ऑडिटर टू ओमिट एन ऑडिट। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते थे कि टाइम कम था इसलिए हमने चेकिंग कम करी। हमें क्या करना चाहिए था? एप्रोप्रिएट प्लानिंग करनी चाहिए। आपके पास एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो मैंने रेड से मार्क करा हुआ है सेंटेंस को डायरेक्ट यही सेंटेंस देते हैं। आपको लिखना होता है स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। आपका आंसर क्या आएगा? स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन क्या लिखेंगे? लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड कॉस्ट है, लेकिन ऑडिटर को एप्रोप्रिएट प्लानिंग करनी है, सफिशिएंट टाइम निकालना है एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ ऑडिट करना है। तो नीचे वाली लाइन क्या है? इसका रीजन है। देखना, कुछ अदर मैटर्स भी हैं जिसकी वजह से इनहेरेंट लिमिटेशंस आ सकती हैं। 4 मैटर्स गिवन है, इसमें से कोई भी 2 लर्न करके लिख लेना। अदर्स बेसिकली मेजर थी 3, FAT, अदर्स में कोई भी 2 पॉइंट्स आप कोट कर देना। अदर लिमिटेशन में क्या आ सकता है? फ्रॉड कर सकते हैं सीनियर मैनेजमेंट, मेरी गलती नहीं है। केयरफुली डिजाइन स्कीम्स है, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन उन्हें छुपा भी सकते हो, कॉल्यूजन भी कर सकते हो, नॉट रिलेटेड टू ऑडिटर। नेक्स्ट, अकरेंस हो सकता है नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। आप लोग लॉज रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे, मेरे लिए इनहेरेंट लिमिटेशन बन जाएगी। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न, दैट इज आपकी ऑर्गेनाइजेशन बंद भी हो सकती है। कुछ ऐसे इवेंट कंडीशन भी हो सकते हैं जो कि कॉज कर सकते हैं आपकी बिजनेस को बंद करवाने के लिए। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग बन सकती है। मेरी गलती नहीं है, ऑडिटर की गलती नहीं है। चारों पॉइंट्स किससे रिलेट करते हैं? क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं। 4 हैं, कोई भी 2 लर्न कर लेना। फ्रॉड लर्न कर लेना, RPTs लर्न कर लेना। फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, लॉज रेगुलेशन एंड गोइंग कंसर्न। चार में से कोई 2 कोट कर देना। यहाँ पे हेडिंग बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको सीधा पॉइंटर्स के बेसिस पे कोट कर देना। अदर्स डन, कर लिए नोट? Yes, ma'am. चलो,
इलस्ट्रेशन पढ़ना और सारे स्टूडेंट्स मेरे को इसका आंसर देना, मेरे को समझ में आएगा कि आपको आज की क्लास समझ आई है या फिर नहीं है। एमएनओ लिमिटेड रिक्वेस्ट करते हैं सीए मिस्टर पी से कि सीए मिस्टर पी आपको कैसी एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है हमारी 10 ब्रांचेस से रिलेटेड जो कि स्कैटर्ड है इन डेट। एडवाइस स्टेटमेंट को रीड करो, केस स्टडी है, पेपर में आती है ऐसी केस स्टडी, और मेरे को बताओ इसमें करेक्ट आंसर क्या लिखोगे। ध्यान देना, मैं ये टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क करवा चुकी हूँ और इसका एक्चुअल में क्या आना चाहिए था आंसर, वो एक पर्टिकुलर छोटा सा सेंटेंस था, उसकी भी मार्किंग करवा। सेंटेंस को रीड करो। आज की क्लास में टॉपिक नंबर जब मैंने शुरू करा था इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग, वो वाले सेंटेंस को मार्क भी करवाया था और लर्न भी करवाया था। बहुत बड़ा हिंट दे दिया मैंने। expected to and cannot reduce risk to zero ठीक है, वेरी and cannot therefore obtain absolute assurance. तो इसके आंसर में आप क्या लिखोगे? ऐसे नंबर 200 ने हमें बताया है कि ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड ही कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो लेवल एंड देयरफॉर ही कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर। वो पूरी लाइन को कॉपी पेस्ट करना है और लिखना है एमएनओ लिमिटेड जो सीएपी को बोल रहे हैं वो उनकी कंटेंशन क्या है, गलत है। हमें ऐसे 200 ने क्या बोला है कि वी आर नॉट expected to। तो सॉल्यूशन देखना, as per essay number 200 auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero level and therefore can never obtain absolute assurance that FS are free from material misstatements whether due to fraud or error। reason लिखना because there are inherent limitations of auditing, इसलिए हम क्या नहीं दे सकते, absolute assurance नहीं दे सकते। ये दोनों पॉइंट्स लिखना क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ एक लास्ट वर्ड समझ नहीं आएगा, एविडेंसेस आर ऑलवेज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव, उसके अलावा देखना पूरे आंसर का एक एक वर्ड समझ में आएगा। रीड कर लो, क्वेश्चन लिखना है, कर दो मैम, कोई बात। सॉल्यूशन कॉपी करना है या फिर हिंट्स लिखने हैं, सिर्फ लिख लो हिंट्स। सबसे पहले लाइन नंबर 1 की रेफरेंस दे देना, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट। सेकेंड लिख लेना देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, एविडेंसेस आर ऑलवेज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। लास्ट में लिख लेना इन व्यू ऑफ द अबव सीएपी कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस टू एमएनओ लिमिटेड। एमएनओ लिमिटेड वाले हमसे गलत बोल रहे हैं, हम लोगों को एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करनी है, जो हमें कौन से स्टैंडर्ड ने बताया, ऐसे नंबर 200 ने बताया। जैसे ये नोट कर लेना, एक सेंटेंस लिखना, एविडेंसेस आर ऑलवेज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, एविडेंसेस आर ऑलवेज परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। Evidences are always persuasive rather than conclusive. That is, एविडेंस में उसके बारे में बताते हैं लेकिन उसमें कंक्लूजन नहीं देते हैं। हाँ, एविडेंसेस आर ऑलवेज परसुएसिव मतलब ऑडिटर को परसुएड करते हैं। एविडेंसेस आर ऑलवेज परसुएसिव दैट इज ऑडिटर को परसुएड करते हैं उनके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, दैट इज ऑडिटर को परसुएड करते हैं उनके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, बिलीव करने के लिए, लेकिन कंक्लूसिव नहीं होते हैं, दैट इज कंफर्मेटरी नहीं होते हैं। परसुएसिव होते हैं दैट इज सजेस्टिव होते हैं, परसुएसिव होते हैं दैट इज सजेस्टिव होते हैं, कंक्लूसिव नहीं होते दैट इज कंफर्मेटरी नहीं होते। एविडेंसेस हमेशा सजेस्टिव होते हैं, कंफर्मेटरी नहीं होते। एविडेंसेस हमेशा सजेस्टिव होते हैं, कंफर्मेटरी नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल एक ऑडिटर बनाओ, दूसरी तरफ मैनेजमेंट बनाओ। ऑडिटर मैनेजमेंट के पास जा रहा है और पूछ रहा है कि आपकी डेटर्स की फिगर कितनी आ रही है। ऑडिटर मैनेजमेंट के पास जा रहा है और क्या पूछ रहा है, आपकी डेटर्स की फिगर कितनी आ रही है। मैनेजमेंट बोल रही है कि हमारी डेटर्स की फिगर आ रही है 10 लाख रुपीस। मैनेजमेंट ऑडिटर को क्या बोल रही है, हमारी डेटर की फिगर कितनी आ रही है, 10 लाख रुपीस। ये एविडेंस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस है। जब मैनेजमेंट ऑडिटर को बता रही है तो वो परसुएड कर रही है, एक सजेस्टिव फिगर बता रही है 10 लाख रुपए की। ऑडिटर को इस 10 लाख पे रिलाय नहीं करना है, ऑडिटर को इन 10 लाख पे रिलाय नहीं करना है, इसके ऊपर डैश अप्लाई करने हैं। ऑडिटर को 10 लाख की फिगर पे रिलाय नहीं करना, इसके ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं, दैट इज इन परसुएसिव ऑडिट एविडेंसेस को क्या बनाना है, कंक्लूसिव दैट इज कंफर्मेटरी ऑडिट एविडेंसेस।
ऑडिटर को इस 10 लाख के फिगर्स पे रिलाई नहीं करना है, परसुएड नहीं होना है, इसको ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने हैं, दैट इज थर्ड पार्टी कंफर्मेशन लेनी है, दैट इज थर्ड पार्टी कंफर्मेशन लेनी है इन परसुएसिव एविडेंसेस को। कौन से एविडेंसेस बनाने के लिए? कंक्लूसिव एविडेंस बनाने के लिए। एक जगह कच्चे एविडेंसेस हैं परसुएसिव, एक जगह पक्के हैं कंफर्मेटरी है कॉन्क्लूसिव। और परसुएसिव और कॉन्क्लूसिव के बीच में डिफरेंस क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के परसुएसिव ऑडिट एविडेंसेस को कैसे बनाता है? कॉन्क्लूसिव ऑडिट एविडेंस। कभी भी परसुएसिव ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे ओपिनियन एक्सप्रेस मत करना। कौन से एविडेंसेस के बेसिस पे ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे? कॉन्क्लूसिव ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस। तो ऑडिटिंग में जो मैनेजमेंट आपको एविडेंसेस प्रोवाइड कर रही है वो हमेशा कौन से होते हैं? परसुएसिव होते हैं। ऑडिटर उसके ऊपर क्या अप्लाई करता है? ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करता है और उन्हें कन्वर्ट कर देता है कौन से ऑडिट एविडेंसेस में? कॉन्क्लूसिव ऑडिट एविडेंसेस में। स्टेटमेंट क्लियर हो गई? इसके साथ लाइन ड्रॉ कर देना। सेकंड टॉपिक भी ओवर हो जाता है, दैट इज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। डन? आंसर देंगे करेक्ट इनकरेक्ट। पॉइंट नंबर 1 रीड करना। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डज नॉट चेंज विद रेफरेंस टू नेचर, साइज एंड फॉर्म ऑफ एंटिटी। स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट? करेक्ट या फिर इनकरेक्ट? बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑडिट का चेंज नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू नेचर, साइज एंड फॉर्म ऑफ एंटिटी। रीजन क्या देंगे? स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन कहां से आपको पता चली है कि ये करेक्ट है? कहाँ की रेफरेंस देंगे? ऑडिटिंग की डेफिनेशन की। ऑडिटिंग की डेफिनेशन की क्या देंगे हम? रेफरेंस। irrespective of nature, size. हाँ, पॉइंट नंबर 2 पे आना। करेक्ट इनकरेक्ट? The purpose of audit is to enhance degree of confidence. The purpose of audit is to enhance degree of confidence of intended users of financial statements. Statement correct या फिर incorrect? Incorrect. पर्पस ऑफ ऑडिट क्या है? एनहांस करना डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। क्या ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर रिलायबिलिटी एनहांस होती है या फिर नहीं होती है? पॉइंट नंबर 1 हो गया था। पॉइंट नंबर 2 रीड करना। पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एनहांस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब अगर आप इंटेंडेड यूजर हो, आपको कंपनी में पैसा लगाना है, तो क्या अगर आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगी तो आपका उस ऑर्गेनाइजेशन पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा? आपको पैसा लगाना है। पॉइंट नंबर 1 एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। पॉइंट नंबर 1 मिस्टर एक्स को पैसा लगाना था, उन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट की? तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या करवा रहे थे? ऑडिट करवा रहे थे। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एनहांस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। मिस्टर एक्स को कॉन्फिडेंस मिल गया था, रिलायबिलिटी थी उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। पॉइंट नंबर 2 पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू एनहांस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। आंसर इज यस। अगर आपकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी तो रिलायबिलिटी उनकी ज्यादा होगी और इंटेंडेड यूजर्स का कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? बूस्ट हो जाएगा। मतलब वो इजीली उस कंपनी में क्या लगा पाएंगे? अपना पैसा लगा पाएंगे। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट। इसका गलत आंसर दे दिया तो अगली क्लास में मैं मीटिंग ऑन नहीं करूंगा। इसका गलत आंसर देना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू 0 लेवल। स्टेटमेंट करेक्ट या फिर इनकरेक्ट? कौन से एसए ने बताई और क्या रीजन है? करेक्ट कौन से एसए ने बताई है? एसए नंबर 200 ने बताई है। और इसका रीजन, इसका रीजन सिर्फ एक छोटी सी लाइन है, बिकॉज देयर आर डैश ऑफ ऑडिट, बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आना। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय क्लाइंट टू द ऑडिटर। अभी इसको छोड़ दो, अभी आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। नेक्स्ट, ये आपका ना थोड़ा अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं अकाउंट्स कितना आता है। स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस फॉलोड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब अगर आप सारी फंडामेंटल अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हो तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना है। वेयर फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस कौन सी थी आपकी? गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी। स्टेटमेंट पढ़ो, बताओ करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना है। मैम इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है। अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तब आपको स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो।